देखिए अब वीडियो दिख रहा होगा, ऑडियो वीडियो दोनों आ रहा है, देखिए सब लोग प्रॉपरली। हेलो सभी को, गुड आफ्टरनून। विजिबल है या नहीं प्लीज़ लिख दीजिए। ऑडियो वीडियो दोनों ओके है? ओके, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अच्छा, डीपीपी कुछ बच्चे लिख रहे हैं, शायद अपलोड हो गया होगा पहला डीपीपी। हाँ डीपीपी करनी है, बताऊंगा अभी कब कैसे करनी है, ठीक है। डीपीपी जो है ना, जो हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे, टॉपिक मतलब, तो हर टॉपिक पे मैंने अलग अलग डीपीपी बनाई है जिससे आपको प्रैक्टिस हो, ठीक है। तो अभी मुझे आइडिया नहीं है कि कौन सी डीपीपी हुई है, मैं आपको देख कर बताऊंगा। पहली डीपीपी ही हुई होगी। कौन सी डीपीपी हुई है, नाम लिखोगे ज़रा? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एंड कूलम्स लॉ, यही डीपीपी हुई है। ठीक है, कल स्लाइड के क्वेश्चंस बचे हुए थे, है ना? ओके, कूलम्स लॉ की डीपीपी है, ठीक है। तो अब आप लोग आज के लेक्चर के बाद वो डीपीपी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस डीपीपी को करने के बाद आपको एक मिसलेनियस फाइनल एडवांस की डीपीपी मिलेगी, ठीक है। वो मिसलेनियस होगी क्योंकि एडवांस में मर्जिंग क्वेश्चंस आते हैं ना, तो एक सिंगल टॉपिक पे नहीं होगी वो, तो इसलिए उसको लास्ट में देखेंगे, ये करेंगे ये। अभी इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, ठीक है, तो इसको सीरियसली लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो कुछ बच्चों ने स्लाइड के बाकी क्वेश्चंस एज ए होमवर्क जरूर किया होगा, ठीक है। चलिए उस पर अभी आएंगे, लेकिन उससे पहले कूलम्स के और भी कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहली चीज़ आपको ये देखनी है कि अभी हमने इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा, ठीक है। चलिए अब पढ़ाई पे ध्यान दीजिए सब लोग, है ना, चैट से दिमाग हटाइए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो हम लोग ने क्या किया, कूलम्स लॉ देखा, और कूलम्स लॉ में भी इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन देखे। क्या देखा कि कोई भी चार्ज अगर किसी अरेंजमेंट में रखा हुआ है तो किसी एक चार्ज का इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि उसके सराउंडिंग में जितने भी चार्ज होंगे उन सब का नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। सिस्टम का भी इक्विलिब्रियम देखा। बट ये जो इक्विलिब्रियम है ये तीन टाइप के होते हैं, तो थोड़ा सा आइडिया लीजिए टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम का। इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इक्विलिब्रियम किस टाइप का है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम बेसिकली आपके तीन टाइप के दिखेंगे आपको। कोई भी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में होगी तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन तो आप लोग जानते हो, नेट फोर्स क्या हो जाएगा उस पर, जीरो, है ना। नेट फोर्स आपका जीरो हो जाएगा। अब आप देखो कि टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम तीन टाइप के हैं। पहला इक्विलिब्रियम है स्टेबल, दूसरे का नाम पड़ता है अनस्टेबल, और तीसरे का पड़ता है न्यूट्रल, ठीक है। ध्यान से देखना, तीन टाइप के इक्विलिब्रियम का मतलब तो आप लोग जानते हो, इक्विलिब्रियम का मतलब एफ नेट जीरो, ये तो सबको पता है कि जिस बॉडी का आप इक्विलिब्रियम करोगे तो उस पर नेट फोर्स जीरो होगा, ये तो हमें पता है पहले से। लेकिन ये जो इक्विलिब्रियम है इसके तीन नाम होते हैं, ठीक है, वो है स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, ठीक है। तो न्यूट्रल भाई आप एडवांस लेवल भी बिल्कुल अच्छे से करोगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। बस थोड़ा पढ़ लो, पहले पढ़ते जाओ, अपने आप आपको पता लगने लगेगा, ठीक है। सब आपके ऊपर है बेटा, आप कितनी चीज़ों को यहाँ ढंग से परसीव करते हो उसके अकॉर्डिंग आप उतना लेवल इन्हेंस करोगे, ठीक है। ये सब कुछ अभी जो आप बैठ के मेरे साथ पढ़ रहे हो वो टोटल उसी पे डिपेंड कर रहा है कि आप मेरे साथ किस लेवल से पढ़ रहे हो, कितनी ऑनेस्टी के साथ, कितना इन्वॉल्वमेंट के साथ पढ़ रहे हो, और मेरी बातों को कितनी
ध्यान से फॉलो कर रहे हो तो आप एक चैप्टर पूरा पढ़िए, देखिए, फिर आप एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे तो आपसे होंगे, ठीक है। बट आपको पता है कि आपको 3rd फ्लोर पे जाना है, तो कैसे पॉसिबल है? आपको पहले 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर पे जाओगे, है ना? या तो कोई हेलीकॉप्टर से लाके आपको लॉन्च कर दे 3rd फ्लोर पे, तो वो यहाँ पॉसिबल नहीं है कि आप IIT में डायरेक्ट आपको एडमिशन मिल जाए विदाउट एनी जेई मेंस और जेई एडवांस, है ना? तो हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना है। तो बहुत बढ़िया से इसको पढ़िए, और मैंने बार बार बोला है कि इसको रियल सिनेरियो का क्लास ट्रीट करिए। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ केवल सीरियस टीचिंग होती है, आपके एक एक पॉइंट, आपके एक एक समय का यहाँ यूज किया जाता है। टीचर फालतू की चीज़ों में मैं हमेशा टॉपिक की बात करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है, ठीक है? तो आप भी इस चीज़ को समझिए। तो यहाँ पे स्टेबल है, अनस्टेबल है और न्यूट्रल है। तो अनस्टेबल, स्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या क्या होते हैं, इसको आप पहले ध्यान से समझिए। देखिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं कि देयर मस्ट बी, ये जनरल है, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी ये चीज आएगी और कहीं और भी पूछा जा सकता है। इक्विलिब्रियम में ये जनरल बता रहा हूं। तो देयर मस्ट बी, स्टेबल इक्विलिब्रियम किसको कहेंगे? देयर मस्ट बी ए रीस्टोरिंग फोर्स, है ना? हमेशा एक रीस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए, विच ऑलवेज रीस्टोर द पोजीशन ऑफ द बॉडी, रीस्टोर द पोजीशन ऑफ द बॉडी, ठीक है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहां पे नेट फोर्स 0 है, टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। और उसी इक्विलिब्रियम पोजीशन का एक और नाम होता है मीन पोजीशन, ठीक है? इक्विलिब्रियम पोजीशन या इसी का और एक नाम होता है मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है? जहां पे नेट फोर्स अपना 0 होगा। वो बात तो ठीक है। अब आप देखिए कि हमेशा जो अपना पार्टिकल है उसको आप उस मीन पोजीशन से थोड़ा सा इधर करो तो फिर से वो इधर लौट के आ जाएगा, या थोड़ा इधर करो तो फिर से वो इधर लौट के आ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि कौन उसको लौट कर बार बार अपने उसी पोजीशन पे उसको ला रहा है? वो है अपना क्या? रीस्टोरिंग फोर्स। तो जब तक कोई रीस्टोरिंग फोर्स नहीं होगा सिस्टम में, तब तक पार्टिकल जो है बार बार लौट कर अपने मीन पोजीशन पर नहीं आएगा। तो मीन पोजीशन पे बार बार आने के लिए, यस, वेरी गुड दीपक, आप बिल्कुल सही पकड़े हो, ये एसएचएम की भी बात है, ठीक है? एसएचएम में ही ऐसा होता है कि रीस्टोरिंग फोर्स अगर होगा तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी आपने देखा था, जैसे स्प्रिंग ब्लॉक, है ना? स्प्रिंग ब्लॉक में क्या देखते हो कि स्प्रिंग को खींच दो, ब्लॉक को खींच दो, तो kx फोर्स उसको फिर नीचे इधर अपने मीन पोजीशन की तरफ ले जाता है, और फिर से वो जब कॉम्प्रेस होता है तो फिर से kx फोर्स उसको क्या करता है? अपने मीन पोजीशन की तरफ ले जाता है। तो आपने क्या देखा कि एट ईच एंड एवरी मोमेंट देयर मस्ट बी ए रीस्टोरिंग फोर्स विच ऑलवेज ट्राई टू रीस्टोर द पोजीशन ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम तुम्हें ढूंढना है तो सबसे पहले क्या ढूंढोगे कि भाई उस पॉइंट के इधर या इधर रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है कि नहीं, जो बॉडी को हमेशा उसको मीन पोजीशन की तरफ स्टोर करे। तो दैट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है कि नो रीस्टोरिंग फोर्स, इसमें आपको कोई रीस्टोरिंग फोर्स नहीं दिखेगा, नो रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है? कोई भी रीस्टोरिंग फोर्स नहीं होगा। और अगर आप बॉडी को थोड़ा इधर डिस्प्लेस करोगे तो उधर ही चला जाएगा, इधर अगर डिस्प्लेस करोगे तो वो और उधर चला जाएगा, तो लौट कर कभी नहीं आएगा। तो नो रीस्टोरिंग फोर्स, आप ये समझ सकते हो कि अनस्टेबल में कोई भी रीस्टोरिंग फोर्स नहीं होता। इफ बॉडी, ये भी लिख सकते हो, if body is displaced from equilibrium position, it never come back, it never restore the equilibrium position लिख सकते हो, या never come back
टुवर्ड्स मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, ये है। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब वहां पे कोई फोर्स आपके पास स्टेबल हो गया, अनस्टेबल। न्यूट्रल में आप ये बोल सकते हो कि ना ही वहां स्टेबिलिटी, स्टेबल या अनस्टेबल, रिस्टोरिंग फोर्स रहेगा ही नहीं रहेगा। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स यहां भी नहीं रहेगा, वो बॉडी एज इट इज पड़ी रहेगी, है ना। तो आप ये बोल सकते हो कि बॉडी, इसके लिए एक ही बात बोल सकते हो कि बॉडी स्टेशनरी। ठीक है, बॉडी ऑलवेज क्या रहेगी? स्टेशनरी रहेगी। कोई भी इसको रिस्टोर करने वाला फोर्स यहां भी नहीं होगा। यहां पड़ा रहेगा ये केवल ऐसे ही। ठीक है, तो इस टाइप के 3 हमें इक्विलिब्रियम मिलते हैं। ठीक है, अब इन तीनों इक्विलिब्रियम से आप कूलम्स लॉ में कैसे क्वेश्चंस पाओगे वो देखते हैं। ठीक है, अब स्टेबल, थोड़ा सा मैं आपको इसको फिजिकली, जिससे आपको विजुलाइज हो ये बात, उसको एक बहुत बेसिक एग्जांपल से समझाता हूं। ठीक है, ये हो गया होगा। चलिए, तो अब मान लीजिए आपके पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल है। कोई भी हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल है ऐसा, ठीक है, और एक ऐसा है, और एक आपके पास ये जो ऐसे सीधा है। 3 चीजें बना दी मैंने। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या किया, एक बॉल रख दिया, छोटा सा एक पार्टिकल। ठीक है, और एक यहां रख दिया, और एक पार्टिकल यहां रख दिया। और ये वो पॉइंट है जहां पे नेट फोर्स 0 है। ये वो कहां पे रखा है आपने इसको, जहां पे नेट फोर्स, क्या बोल रहा हूं मैं, 0 है। यहां पे F जो है इक्विलिब्रियम का पॉइंट है ना। तो ये F यहां पर नेट, इक्विलिब्रियम में क्या बोलते हो कि नेट फोर्स आपका क्या रहेगा, 0 रहेगा। नेट फोर्स 0 रहेगा, है ना। तो देखो ये अपना F नेट यहां पर 0 है, यहां पे भी F नेट 0 है, ऐसा बोला जा रहा है, और यहां पे भी 0 है। ठीक है, अब देखो यहां पे कि अगर थोड़ा सा ये सोचो कि इस बाउल में एक आपने स्टोन डाल रखा है और थोड़ा सा इसको इधर डिस्प्लेस करते हैं, तो जब थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस कर दोगे या थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस कर दोगे, है ना, ये मीन पोजीशन बोला जाएगा, जहां पे नेट फोर्स 0 है। इसी को आप क्या बोलते हो, मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना। यही अपना मीन पोजीशन है या इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो आप अगर इसको यहां से यहां डिस्प्लेस करोगे तो तुम लोगों को इतना तो पता है कि यहां पर mg लगेगा। ठीक है, mg लगेगा ऐसा, और mg का एक कंपोनेंट इधर होगा इस तरफ, और एक इसके इस तरफ होगा। तो ये जो कंपोनेंट होगा mg का, ये mg का ये जो कंपोनेंट होगा, आपको पता है ना कि ये बाउल है, उसमें स्टोन लाके छोड़ते हो तो स्लोप वो फिर से लुढ़क कर वहीं आएगा कि नहीं आएगा। इसको उठा के इधर रखोगे तो इधर आएगा। कौन लेके आएगा इसको, इस mg का कंपोनेंट। और फिर से जब इसको इधर छोड़ दोगे तो फिर से mg का कंपोनेंट इसको इधर लेके आएगा, है ना। एक कंपोनेंट इधर लगेगा, एक इधर, mg ऐसा होगा। तो आप क्या देख रहे हो कि mg का जो कंपोनेंट होगा वो इसको यहां पर रीस्टोर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जब mg का कंपोनेंट आपको इस तरफ रीस्टोर कर रहा है तो आप क्या बोलोगे कि ये बॉडी इधर या इधर डिस्प्लेस हुई तो फिर से अपने मीन पोजीशन को अटेंड करने में कैपेबल है। तो इस पोजीशन को आप क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि हमारा रीस्टोरिंग फोर्स ऐसा है जिससे कि ये बॉडी क्या हो रही है, अपने मीन पोजीशन को फिर से स्टोर कर रही है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो ये आप बोलोगे कि ये तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है भाई। अब यही कहानी अगर इसके साथ देखते हो तो इसके साथ आपको क्या दिखता है, अगर आप इसको यहां छोड़ दोगे या इधर छोड़ दोगे तो क्या कभी लौट कर यहां पे आ पाएगी, आप बताओ। कभी भी यहां पे लौट कर आ पाएगी। इधर mg साइन थीटा इधर लगेगा, है ना, mg मान लो जो भी एंगल होगा यहां पे, तो ये mg साइन थीटा इधर लगेगा और इधर भी अपना mg साइन थीटा लगेगा, जो इसको कभी भी इधर वापस लेके नहीं आएगा, अपने
अपने मीन पोजीशन से इधर या इधर जब करोगे तो ये लुढ़क के नीचे ही चली आएगी। ठीक है, तो यहां पर आपने पास देखा तो ये जो पोजीशन है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको हम क्या डिफाइन करेंगे, दिस इज योर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है क्योंकि यहां पे कोई भी रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है। ठीक है, और ये बॉडी जो है आपकी हमेशा रेस्ट पे रहेगी, इसको आप कुछ करोगे नहीं, तो ये पोजीशन आपका जो स्ट्रेट लाइन है, ग्राफ से आगे आपको और क्लियर होगा, ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो न्यूट्रल, तो अभी हमें मतलब होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम से। तो ये थोड़ा सा इक्विलिब्रियम के बारे में मैंने ब्रीफ किया आपको कि ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। तो आपने क्या देखा कि आपने ये देखा, अच्छी बात है, कुछ बच्चों ने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अगर कर लिया है तो बहुत बढ़िया, इसका आगे यूज आएगा। तो ये स्टेबल, ये अनस्टेबल और ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। आगे बढ़े, देखो अब इसी पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखो बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा अब तुमसे कि मान लो तुम्हारे पास एक कोई भी स्ट्रेट लाइन है, इसी पे हमने क्या रखा है, दो चार्जेस रख दिए हैं। ठीक है, फिक्स चार्ज, दो हमने फिक्स चार्ज रख दिए हैं और वो फिक्स चार्ज आपके पास है मान लो -q और -q का। ठीक है, ये फिक्स है। ओके, तो आपको ये नहीं सोचना है कि सर ये अपने रिपल्सन से कहीं इधर उधर मूव तो नहीं करने लगेंगे। ठीक है, तो ये फिक्स है। अब आपने क्या किया, इसके मिड पॉइंट पे एक चार्ज रखा यहां पर। ठीक है, यहां पे कहीं पे इसके मिड पॉइंट पे एक चार्ज रख दिया और वो चार्ज अपना -q का है, जिसका मास m है और चार्ज उस पर कितना है, -q है। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है, मिड पॉइंट है ये ध्यान रखना। तो मान लो ये डिस्टेंस मैं 2d बोल रहा हूं, आप d भी ले सकते हो, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा d और ये डिस्टेंस भी हो जाएगा d। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि डिस्कस द नेचर, डिस्कस द नेचर नहीं, मोशन बोल देना ज्यादा अच्छा होगा। तो डिस्कस द मोशन ऑफ -q चार्ज। ठीक है, व्हेन, कब, दो केस में तुम्हें डिस्कस करना है, तुम्हें इसको दो केस में करना है। व्हेन पहला है डिस्प्लेस अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है, और दूसरा बी है डिस्प्लेस परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग, टू लाइन ज्वाइनिंग। तो हमें इसको दो केस में डिस्कस करना है। ठीक बात है। अब थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ देता हूं, जो एसएचएम का थोड़ा सा रिकैप दे रहा हूं। ठीक है, उसकी आपको यहां जरूरत पड़ेगी कि कोई मोशन आप सिंपल हार्मोनिक कब बोलते हो, जब अभी आपने पढ़ा कि जो हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम है उसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए। अगर वो तुम्हारा रीस्टोरिंग फोर्स एक सर्टेन लॉ को फॉलो करता है, वो लॉ क्या है कि दैट रीस्टोरिंग फोर्स मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। मान लो अब आपके पास ये है कि आपके पास कोई यहां पर एक मीन पोजीशन था, अब पार्टिकल यहां पर है, p पार्टिकल है और ये उसका मीन पोजीशन था, यहां पे रहेगा तो उसका फोर्स, नेट फोर्स रीस्टोरिंग 0 रहेगा। अब यहां से आपने इसको x जो है डिस्प्लेस कर दिया, वेयर x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। अयांश बहुत बढ़िया भाई, f इक्वल टू -kx। प्रियांश ने भी बहुत बढ़िया आंसर दिया है, वेरी गुड बेटा। तो अब यहाँ पे मीन पोजीशन पे x है और ये आपके पास थोड़ा सा आपने इसको डिस्प्लेस कर दिया। तो इसमें क्या होगा, अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो एक रीस्टोरिंग फोर्स होगा हमेशा, और एफ का मतलब होता है रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन इज योर सिंपल हार्मोनिक, बिल्कुल आप बोल सकते हैं, लेकिन क्या सभी टू एंड फ्रो मोशन सिंपल हार्मोनिक होगा?
वो बोलना गलत है, क्योंकि टू एंड फ्रो मोशन इज ऑसिलेटरी मोशन and every oscillatory motion is simple harmonic. It is true. Every oscillatory motion is simple harmonic. Is it is true? बताओ आप लोग. नहीं. ऑसिलेटरी मोशन में भी एक स्पेशल केस है कि ये जो टू एंड फ्रो मोशन है जिसको आप ऑसिलेटरी बोलते हो, वो रीस्टोरिंग फोर्स उसका जो है वो इस रूल को फॉलो करे, और वो रूल है कि दिस रीस्टोरिंग फोर्स मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, और यहां से तुम्हें मिलेगा माइनस के एक्स. अब ये जो k है एक कांस्टेंट है, और माइनस साइन बता रहा है कि ऑलवेज रीस्टोरिंग इन नेचर, है ना. तो ये हमेशा रीस्टोरिंग इन नेचर होगा. इसका मतलब x और f दोनों अपोजिट होंगे, ये बात देख पा रहे हो, ठीक है. तो इसी को हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक. इसका टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, तो हम सबसे पहले रीस्टोरिंग फोर्स ले लेते हैं, इसका मास m है, तो फिर हम इसके एक्सेलरेशन को निकालते हैं. एक्सेलरेशन होगा Fr अपॉन m, ठीक. तो कितना होगा बताओ, माइनस के एक्स अपॉन m. तो यहां से तुम्हें a इक्वल टू, और इस k बाई m को तुम लोग को याद आ रहा होगा, एक हम नाम देते हैं ओमेगा स्क्वायर. तो a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ SHM. किसी भी पार्टिकल का अगर तुम्हें SHM प्रूफ करना है तो तुम्हें यह प्रूफ करना पड़ेगा कि उसका जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है. ये x कोई जनरल x नहीं है, ये हमेशा क्या है, कौन सा डिस्टेंस है, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन. क्लियर बात है. अच्छा, अब या तो आप ये प्रूफ कर दो, या फिर आप ये प्रूफ कर दो कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो समथिंग कांस्टेंट इनटू x है, और ये जो ओमेगा स्क्वायर है इसी को तो आप k बाई m बोल रहे हो. तो यहां से आपका ओमेगा आएगा, हर क्वेश्चन का ओमेगा अलग अलग होगा, ठीक है. ये k हर क्वेश्चन में अलग अलग निकालना होगा आपको, और यहां से एक बार ओमेगा आ जाएगा तो आप इसका टाइम पीरियड भी बोल सकते हो. इसका टाइम पीरियड जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा. तो दिस इज ए वेरी बेसिक अप्रोच टू फाइंड. हर SHM के क्वेश्चन में आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है. तो ये मैंने ये बात रिकैप की, जो बहुत बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं याद आ रहा होगा वो यहां से याद कर लेंगे. चलिए अब यही चीज यहां अप्लाई करते हैं. तो आप मुझे बताइए कि पहला पार्ट करते हैं, पहला पार्ट है ना, पहला पार्ट करते हैं कि डिस्प्लेस अलोंग लाइन ज्वाइनिंग. तो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग अगर हम इसको डिस्प्लेस करेंगे तो देखें कि ये SHM इक्विलिब्रियम की पोजीशन है कि नहीं. पहले तो ये देखो कि ये इक्विलिब्रियम है कि नहीं, बताओ आप लोग पहले. क्या हम इसको मीन पोजीशन बोल सकते हैं कि नहीं. तो जरा देखो, ये माइनस क्यू इस पे जो फोर्स लगाएगा वो कैसा लगाएगा, ये माइनस क्यू इस पे जो फोर्स लगाएगा वो ऐसा लगाएगा, अट्रैक्टिव इधर, और ये माइनस क्यू इस पे फोर्स लगाएगा इधर. बोलो, तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होंगे. तो इस पोजीशन पे आपको क्या दिखता है कि नेट फोर्स हमेशा क्या होगा, आपका 0 होगा, ठीक है. अच्छा, ध्यान रखूंगा भाई, सॉरी, ये बॉटम वाली आदत थोड़ी बन जाएगी अभी, ठीक है. तो यहां पर आपका जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो आप देख रहे हो कि 0 होगा. दोनों F और F हैं, दोनों कैंसिल आउट होंगे. क्यों, क्योंकि यहां कूलम्स लॉ लगाओ जरा, इसके और इसके बीच में रिपल्शन है, इसके और, अरे रुको, ये मैंने क्या किया है, ये माइनस क्यों किया है, यहां पे तो प्लस क्यू होगा ना, नहीं तो फिर ये इक्विलिब्रियम कहां आएगा. तो यहां पर ये प्लस क्यू है और इसका मास m है. तो यहां पे ये फोर्स लगेगा, देखो कूलम फोर्स लगाओ, के क्यू इंटू क्यू अपॉन डी स्क्वायर, और दोनों अट्रैक्टिव है तो इस पे ऐसा लग जाएगा और इन दोनों पे ऐसा लग जाएगा. तो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हुआ और अपोजिट इन डायरेक्शन हुए तो दोनों 0 होगा. तो ये अपना मीन पोजीशन है, ठीक बात है. अब हमें ये मतलब ये क्या है, इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, तो इसे हम बोल सकते हैं मीन पोजीशन. इसका नाम हम दे सकते हैं कि ये एक मीन पोजीशन है. अब हम ये चेक करें कि ये जो मीन पोजीशन है ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है, वो चेक करते हैं, और किस कंडीशन में स्टेबल होगी, किस में अनस्टेबल. तो अगर आप इसको पकड़ के या तो इस तरफ इसको नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं, इसको ए,
तो या तो आप इसको बी की तरफ ले जाओ, देखो ध्यान से, इसको बी की तरफ ले आओ, ठीक है, और या तो इसे फिर इधर ले आओ ए की तरफ, ठीक है। तो क्या होगा, इन दोनों में कौन सा फोर्स घटेगा, कौन सा बढ़ेगा, देखो। मैं नेक्स्ट स्लाइड पर डिस्कस कर देता हूं। तो हमने ये देखा कि यहां पर जो फोर्स आप ले आए, ये आपने डिसाइड कर लिया कि ये अपना ए था, ये प्लस क्यू था, सॉरी माइनस क्यू था, ठीक है, और ये अपना माइनस क्यू था जिसको आपने बी बोला था, और यहां पर कोई मिड पॉइंट पे जो है आपने क्या लिया था, क्यू और एम। तो आपने ये बोला यहां पर ये मीन पोजीशन ये इधर और इधर थे, तो ये इसके मीन पोजीशन थे जो कि नेट फोर्स 0 हो रहा था मिड पॉइंट पे। ये डिस्टेंस आपने 2d बोल रखा था, ये d था और ये भी d था, यही तो था, बताइए। अब आप इधर ले आओ, थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस कर दो, तो माइनस क्यू और ये अपना माइनस क्यू, ये b और ये a, ठीक है। इसको मान लो मैं b की तरफ डिस्प्लेस करता हूं, तो यहां से जब आप इसे डिस्प्लेस करोगे तो क्या आएगा, देखो ये अपना मीन पोजीशन था, यहां से इसको तुमने डिस्प्लेस कर दिया, तो जब डिस्प्लेस करोगे तो ये कुछ यहां आ जाएगा, तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, मान लो मैं इसको मीन पोजीशन से x डिस्प्लेस कर रहा हूं, ये x, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, d प्लस एक्स, और ये कितनी हो जाएगी अब बताओ, d माइनस एक्स। तो क्या देखा आपने, कौन सा फोर्स बढ़ेगा, कूलॉम्बिक फोर्स कौन सा बढ़ जाएगा बताओ, अट्रैक्टिव होंगे दोनों, लेकिन ये जो F और F था तो इसमें कौन सा बढ़ जाएगा बताओ, इसके और इसके बीच वाला फोर्स जो है अपना बढ़ेगा कि घटेगा बताओ, ये d माइनस एक्स हुआ, अभी भी ये SHM तो नहीं, अनस्टेबल होगा, कुछ बच्चों ने आंसर सही दिया है। अगर आप इसको इधर से ले जा रहे हो तो ये प्लस क्यू था, तो अगर आप इसको थोड़ा भी इधर डिस्प्लेस कर दोगे तो ये लौट के आएगा कि नहीं, यही आपको चेक करना है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है पहला अपना एक्स वाला, तो बताओ ये लौट कर आएगा, आंसर दो सब लोग। अब तो दिख गया होगा सबको कि कौन सा फोर्स बढ़ेगा भाई, यहां पर इसको C मान लेते हैं, तो यहां पे ये जो फोर्स होगा इसको आप F2 अगर बोलते हो, ठीक है, अट्रैक्टिव होगा, और इधर अट्रैक्टिव होगा F1। तो अब आप क्या देख रहे हो, किसकी डिस्टेंस ज्यादा है, F1 क्या लिखोगे, लिख लो, लिख के आपको और क्लियर हो जाएगा, K Q इंटू क्यू D प्लस एक्स का होल स्क्वायर। F1 क्या, F2 क्या होगा, K Q इंटू क्यू D माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या देख रहे हो आप कि F2 हमारा इसका डिनोमिनेटर कम है, तो F2 बड़ा होगा कि नहीं होगा बताओ, तो F2 अगर बड़ा होगा तो ये चार्ज जो है इधर ही चला जाएगा, लौट कर वापस नहीं आएगा। और इसी तरीके से ये चार्ज को जब आप इधर A की तरफ करोगे तो A वाला फोर्स आपका बढ़ जाएगा, तो वो अपनी तरफ उसको खींच लेगा, मानते हैं। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज के लिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो आप बोल सकते हो कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम तो है, यहां पे नेट फोर्स 0 रहेगा, लेकिन अनस्टेबल है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि कोई भी रिस्टोरिंग फोर्स नहीं मिल रहा है। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है। अब F2 आपका बड़ा हुआ F1 से, तो ये इसकी तरफ इसको क्या करेगा, खींच लेगा। अब दूसरा कॉन्फ़िगरेशन देखें कि अगर आप बोलते हो कि इसको आप किधर कर रहे हो, y डायरेक्शन में, नेक्स्ट केस था ना B पार्ट, तो B पार्ट लेते हैं। B पार्ट में ये कहा गया था कि अगर इसको आप y डायरेक्शन में थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हो, तो ये माइनस क्यू था और ये भी अपना माइनस क्यू था, ठीक है, और ये अपना था y डायरेक्शन। तो y डायरेक्शन में इस q को, प्लस क्यू था ना ये, तो इस प्लस क्यू को हमने y डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर दिया, कुछ ऐसे, मान लो y से डिस्प्लेस कर दिया। अब हमें ये चेक करना है कि ये कैसा इक्विलिब्रियम है। कुछ बच्चों ने आंसर दिया भी है, बहुत बढ़िया। तो यहां पे अब ये मान लो D था, ये D था, तो देखें कि इसको लौटने वाला कोई फोर्स होना चाहिए इस तरफ, रीस्टोर करने वाला। तो देखते हैं, यहां पे हमारे पास आएगा लाइन ज्वाइनिंग, हमेशा ध्यान रहे, छोटी छोटी बातें बिल्कुल नहीं भूलना है।
रीस्टोरिंग फोर्स जो भी कूलम्बिक फोर्स होगा वो लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग लगेगा। तो माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच में जो फोर्स है वो फोर्स लगेगा अपना इधर एफ, और ये भी एफ ही बोल रहा हूं क्योंकि सिमेट्री से आपको पता है कि दोनों के प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस भी सेम है और डिस्टेंस बिटवीन देम भी सेम है। तो अब आपने तुरंत ये, अगर केवल ये पूछा जाए कि बताओ ये कैसा है, ऑब्वियसली ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक बात है, क्योंकि इन दोनों का कंपोनेंट आएगा। अगर आप इसको थीटा लेते हो और इसे भी थीटा लेते हो, तो ये अभी कल भी किया है ऐसे क्वेश्चन आपने, तो इधर कितना आ जाएगा बताओ, ये हो जाएगा एफ साइन थीटा, ये कैंसिल आउट होगा और ये तुम्हारा हो जाएगा 2f cos थीटा, ठीक है। तो रीस्टोरिंग फोर्स कितना हो गया तुम्हारे पास, रीस्टोरिंग फोर्स हो गया -2f cos थीटा। माइनस साइन क्यों भाई, क्योंकि ये y के अपोजिट है ना, y ऊपर है और रीस्टोरिंग अपना नीचे है। तो अब आप क्या लिखने वाले हो, रीस्टोरिंग फोर्स आ गया, तो ये तो होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बोलोगे सर आपने ऊपर डिस्प्लेस करके चेक किया, मैं नीचे डिस्प्लेस करके चेक करूं, बिल्कुल कर सकते हो। नीचे अगर डिस्प्लेस करोगे तो क्या होगा, यहां पर आओगे तो ये लाइन ज्वाइनिंग इधर होगा एफ और ये फिर एफ इधर होगा, बोलो। तो इसका फिर से जो वही कंपोनेंट तो आएगा, देखो इधर आएगा 2f cos थीटा। ग्रेविटी नहीं ले रहे हैं भाई, हाँ कुछ कंफ्यूजन ये नहीं होना चाहिए कि सर ग्रेविटी नहीं लिया आपने तो ग्रेविटी इग्नोर किया जा रहा है, ठीक है। या आप बोल सकते हो कि टेबल पर हैं, ऐसे दो चार्ज थे, ये चार्ज टेबल पे थे, उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हम ले जा रहे हैं, ग्रेविटी नेग्लेक्टेड है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि चाहे ऊपर डिस्प्लेस करो चाहे नीचे, हमें इतने का रीस्टोरिंग फोर्स मिलेगा, और वो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा वो अभी हमने निकाला। तो रीस्टोरिंग फोर्स हमारे पास आ रहा है -2f cos थीटा। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि चलो अब ये चेक करें कि क्या ही ये एसएचएम तो नहीं कर रहा है ना, रीस्टोरिंग फोर्स आ रहा है हमारे पास। अगर हम ये प्रूफ कर दें एनी हाउ कि रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन है, तो ये y है, ठीक है। तो अब इस y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर हम ये प्रूफ कर पा रहे हैं अंडर सर्टेन कंडीशन, तो हम बोल सकते हैं कि ये एसएचएम करेगा। तो चलो बात करते हैं अब cos थीटा और 2f का। पहले इसको लिखते हैं, तो रीस्टोरिंग फोर्स हम क्या लिखें, -2, f क्या लिखोगे, कूलम्बिक फोर्स। कूलम्बिक फोर्स क्या होगा, K Q इंटू Q अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस देखो क्या होगा, ये d है ये y है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √d² प्लस y²। तो ये आ जाएगा √d² प्लस y² का होल स्क्वायर। इतना समझ गए सब लोग, ठीक है। हाँ भाई लाइव है भाई, आप लाइव पढ़ रहे हो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत आ रही क्या, वीडियो ऑडियो लैग कर रहा है क्या आपका, दीक्षा ये लाइव है भाई, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। चलिए तो अब cos थीटा की बात करते हैं। तो cos, कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि सर थीटा बहुत स्मॉल होना चाहिए, बट यहां पे एंगुलर अगर एसएचएम करते हो ना, तो बिल्कुल आप सही बोल रहे हो कि एंगुलर एसएचएम में थीटा पे कंडीशन लगाते हैं और लीनियर एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट पे। यहां पे थीटा नहीं बोलेंगे, यहां y बहुत स्मॉल होना चाहिए। तो कभी भी फिजिक्स में स्मॉल किसके टर्म्स में है ये भी देना पड़ेगा, मैं उस पर आ रहा हूं। पहले cos थीटा लिख लेते हैं। तो ये ट्रायंगल दिखता है तुम्हें, ये ट्रायंगल दिख रहा है तुम लोगों को, ये थीटा है, ये है √d² प्लस y², ये है d, ठीक है, और यही तुम्हारा y था। तो ये ट्रायंगल दिख गया तुम लोगों को, ठीक है ना। तो इस ट्रायंगल में इसका नेमिंग क्या था, ये a था, ये b था, इसको c ले लो, तो ये c हो गया, ये a हो गया, और ये अपना d ले लो, तो ये d ले लो, ठीक है। तो यहां पर आप दिख रहा है, ये ट्रायंगल दिख रहा है। तो इस ट्रायंगल में आप cos थीटा क्या बोल सकते हो, cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखो जरा, बेस अपने पास आ रहा है y अपॉन हाइपोटेनियस कितना है बेटा, देखो हाइपोटेनियस है √d² प्लस y²। तो जब इसको सॉल्व करोगे, ये चीज अब मैं यहां फाइनल लिख रहा हूं, तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या मिलेगा आपको, -2kQq, ठीक है, अपॉन, देखो इधर स्क्वायर है और ये अंडर रूट है,
तो कितना हो जाए, ये 2 बार अंडर रूट कहां से आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2, बोलो, और इंटू वाई। यहां तक आ गए सब लोग, देख लो एक बार, ठीक है, देख लो एक बार। 2k/q अपॉन डी स्क्वायर, भाई मैं ऑफलाइन कहीं नहीं पढ़ाता बेटा, फुल सेवा दे रहा हूं इसी चैनल पे। तो 2k/q इंटू क्यू, मतलब जब से जुड़ा हूं, इसके पहले बहुत जगह पढ़ाया है मैंने, ठीक है, फिटजी में पढ़ाया, आकाश में पढ़ाया, YM विद्या मंदिर क्लासेस में पढ़ाया, 11 साल से पढ़ा रहा हूं मैं। तो 2k/q इंटू क्यू डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3/2 इंटू वाई, ठीक है। अब ये देखते हैं, अब यहां तक आके रुक जाओगे। अभी क्या ये SHM प्रूव हुआ, तुम लोग बताओ जरा। अभी केवल इस कंडीशन पे हम बोल सकते हैं क्या कि SHM होगा, ठीक है। नहीं, SHM यहां पर नहीं होगा, क्योंकि FR जो है केवल Y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ठीक है। और यहां पर आपके पास ये डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां भी Y है, यहां भी Y है, तो ये इसके भाई कैपिटल D होगा बेस, कैपिटल D नहीं है, कैपिटल D मैंने नाम दिया है इसका नाम दिया है कैपिटल D, इस पॉइंट का मैंने डिस्टेंस 2D लिया था, ठीक है, ये देखो यहां से, तो वो सही है। तो D जो है ना, उस मीन पोजीशन का नाम दिया है, उसमें कंफ्यूज मत हो। तो यहां पे अब आ गए, अब ये SHM नहीं है, लेकिन अब यहां पे एक कंडीशन होगी, वो कंडीशन ये है कि इफ y इज वेरी स्मॉल। अब यहां बहुत बच्चों को नीचे हो जाएगा, तो मैं इसको और आगे लिख देता हूं, वो ज्यादा बेटर है दूसरे स्लाइड में, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है कि हमने देखा कि हॉरिजेंटल वाले में अनस्टेबल था और वर्टिकल वाले में यहां तक देखा कि रीस्टोरिंग है और इक्विलिब्रियम है। अभी इतना बोल सकते हैं कि अगर केवल इतना ही छोड़ दिया जाए तो आप बोलोगे कि SHM नहीं करेगा, ऑसिलेटरी मोशन करेगा, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स तो है, ऊपर छोड़ोगे नीचे लगेगा, नीचे छोड़ोगे ऊपर ले जाएगा उसका कंपोनेंट, ठीक। तो आप ये बोलोगे कि यहां तक अगर केवल पूछा जाए तो बोलोगे कि यस इट इज ए ऑसिलेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, बट इट इज नॉट सिंपल हार्मोनिक, ठीक है। लेकिन इसी में एक कंडीशन दे दें, कंडीशन ये है, ठीक है, कंडीशन ये है कि रीस्टोरिंग फोर्स जो भी था, अब ये लिख लेते हैं एक बार रीस्टोरिंग फिर से, तो आपके पास था 2k/q इंटू क्यू अपॉन में डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू वाई, यही था भाई, देखो सब लोग ध्यान से। तो अब आपको मैं बोलूं कि इफ y इज मच लेस देन, किससे लेस देन, d, केवल ये लिख देना कि y बहुत छोटा है। अरे भाई कभी भी छोटा बड़ा अच्छा बुरा रिलेटिव टर्म है, मानते हो कि नहीं, कि जब तक कोई रिलेटिव नहीं होगा तो आप किसके रिस्पेक्ट में छोटा बोलोगे, किसके रिस्पेक्ट में अच्छा बोलोगे। तो आप y इज मच लेस देन d, मतलब d क्या था, इनफैक्ट आप d बोलो तो अगर d के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है तो 2d के रिस्पेक्ट में और छोटा हो जाएगा, है ना। तो सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस विच आर फिक्स, उनके डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में अपना जो ये डिस्प्लेसमेंट है, जो बीच वाला तुमने डिस्प्लेस किया है, वो बहुत छोटा होना चाहिए। अब ऐसा होगा तो क्या होगा, तो एक याद करो, तुम्हारे मैथ्स में एक चैप्टर होता था 1 + x की पावर n, है ना, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, और इसमें आप बोलते थे 1 + nx प्लस n(n-1) फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर प्लस n(n-1) फैक्टोरियल 3 n(n-1) n-2 दोनों होगा। तो आगे आप nc1 nc2 पूरा ऐसे ही करते थे। तो यहां से जो ये हाइयर टर्म होगा, आप इतना बात समझ गए हो कि ये टर्म आपका नेग्लेक्ट होगा कब, इफ x इज मच लेस देन 1। x जो है 1 से अगर बहुत छोटा होगा तो आप बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाते थे और बोलते थे कि 1 + x की पावर n को सीधे सीधे लिखते थे 1 + nx। ये सब बातें जो मैं बता रहा हूं बेटा, इसको जाके थोड़ा और रिवाइज कर लीजिए। ये आप बहुत बच्चों को नहीं आता है जिनको, उनको देख लेना है। अब मैं इसीलिए बताता जा रहा हूं क्योंकि हर बार आपको यूज होगा, ठीक है। तो ये बहुत बार यूज होगा आपको कि कब ये करोगे ऐसा,
जब ये फॉर्म होगा और x जो है 1 से क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। ठीक, तो पहले तुम जब भी बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाना चाह रहे होगे तो पहले इस फॉर्म में तुम्हें उसको बनाना होगा। चलो अब ये चीज यहां अप्लाई करके दिखाता हूं। तो ये जब ऐसा है तो देखो हम अप्रोक्सीमेशन क्या लगा रहे हैं। ठीक है, अब ये देखो इधर ये तो कांस्टेंट था, इधर y कर दिया, यहां से मैं क्या कॉमन ले रहा हूं, यहां से मैं डी स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं। तो जब डी स्क्वायर कॉमन लोगे तो ध्यान से सुनना, डी स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या आएगा, पहले डी स्क्वायर का क्यूब होगा और फिर उसका अंडर रूट होगा, यही तो होगा भाई। तो डी की पावर क्या हो जाएगा अपना 6 का अंडर रूट, तो क्या निकल के आएगा, डी क्यूब। इतना क्लियर है सबको। जब डी स्क्वायर यहां से कॉमन लोगे, डी स्क्वायर जब यहां से कॉमन लोगे तो यहां से ये निकल कर आएगा, क्योंकि डी स्क्वायर को बाहर करोगे तो पहले उसका क्या कर रहे हो, क्यूब कर रहे हो, क्यूब है ना तुम्हारे पास, तो क्या हो जाएगा 6। अब 6 का अंडर रूट 1/2 है, तो अंडर रूट करोगे तो कितना आएगा, डी क्यूब आएगा। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो, यहां से देखो फाइनली आपको क्या मिला, यहां से डी स्क्वायर कॉमन लिया तो डी क्यूब आ गया, इधर आ गया 1 + y स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर की पावर 3/2। यहां तक सब लोग क्लियर है, माइनस देखो ये स्टेप क्लियर है सबको, मैंने कुछ नहीं किया है, कांस्टेंट को ऐसे ही लिख दिया है, इसको इस फॉर्म में लाने के लिए किया। बोलो सर कर क्यों रहे हो आप ये सब, इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि जब तक मैं 1 + x नहीं लाऊंगा और x जो है 1 से जब तक छोटा नहीं होगा आप उसे डायरेक्ट 1 + nx नहीं लिख सकते। ठीक है, तो अब आप यहां पे देखो 1 + y अपॉन डी है। अब यहां पे ये फायदा उठाने जा रहे हो, इसका फायदा यहां मिलने वाला है कि अगर y बहुत छोटा है d से तो y/d क्या है, 1 से बहुत छोटा होगा, फ्रैक्शन ही तो होगा। y अगर d से बहुत छोटा है तो y/d 1 से क्या होगा, बहुत छोटा होगा। ठीक है सर, u इज लेस देन d, u कहां पर है, यहां कोई u नहीं है, d और y है। मैंने ऐसा लिया है y इज मच लेस देन d, ऐसा मैंने कंडीशन लिया है। ठीक है, ऐसा मैंने कंडीशन लिया है, मैंने खुद लिया है, समझ गए। तो ये y/d लेस देन 1 होगा। अब ये चीज पूरी 1 से बहुत छोटी है तो इसके पावर को आप ये 1 + nx लिखोगे तो बाइनोमियल यूज करोगे। जब आप बाइनोमियल यूज करोगे तो फाइनली रिस्टोरिंग क्या मिलता है बताओ, अपॉन डी क्यूब। ठीक, और यहां से आपको क्या मिल जाएगा, y, और यहां से आपको मिलेगा 1 + nx। लेकिन अच्छा आप यहां पे डायरेक्ट भी कर सकते थे कि ये चीज अगर y बहुत छोटा है तो इससे छोटा होगा तो ये टेंडिंग टू 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल 0.02 को आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो 200 से, ये कुछ वो कहानी है। तो क्या मिलेगा तुम्हें यहां से बताओ, यहां से ये 2 करोगे तो 0.1 हो जाएगा, है ना, और ये 10 की पावर -2 जाएगा। तो आप देखो जरा, आपको एक एग्जांपल से ये चीज समझ में आ जाएगी। तो ये चीज आपको क्या मिल रही है, 0. ये कितने जीरो होंगे, 1 2 3 और ये 1, तो टेंडिंग टू 0 हो रहा है कि नहीं। तो ये चीज आप डायरेक्ट भी कर सकते हो यहां पे। ठीक है, आप बाइनोमियल से करो फिर 0 करो, या उससे अच्छा है कि आप यहां डायरेक्ट इसको डायरेक्ट आप ये बोल सकते थे, यहीं पे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, वो ज्यादा बेटर है कि ये चीज जो है ये चीज टेंडिंग टू 0 होगी। ये पहले समझ पाए आप लोग कि ये चीज टेंडिंग टू 0 होगी, क्योंकि आप बाइनोमियल लगाओगे भी ना ऊपर ले जाके तो फिर से आएगा आपके पास 1 और +1 + 3/2 y स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ये ऐसा कुछ आएगा। और फिर y/d जब छोटा है, y/d जब 1 से छोटा है तो y स्क्वायर बाई डी स्क्वायर भी 1 से बहुत छोटा होगा, टेंडिंग टू 0। तो ये चीज फिर से 0 हो रही है, 1 ही आएगा। तो आप डायरेक्ट यहां पे यूज कर सकते हो, कभी भी तुम्हें ऐसी कंडीशन मिले तो आप यहां डायरेक्ट यूज कर लीजिए कि y बहुत छोटा है तो y/d टेंडिंग टू 0 है, तो y स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर भी टेंडिंग टू 0 होगा। ठीक है, देखिए मैं रिपीट कर दे रहा हूं, मैं आपको बहुत छोटी बात ये बता रहा हूं कि 1 + x की पावर n, ये तो चलो मैंने बता दिया 1 + nx है। अभी आप इसको भूल भी जाओगे तो भी आप इसको कर सकते हो कि अगर मैं ये कह रहा हूं
y बाई डी को अगर आप डिवाइड करते हो और y बहुत छोटा है d से, तो इसकी वैल्यू टेंडिंग टू 0 होगी। मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे 1/1000 है, तो क्या बोलोगे यार, 1 × 10⁻³ यही तो बोलोगे। तो इसकी वैल्यू कहां को टेंड कर रही है, आप बताओ। टेंडिंग टू 0 है, टेंडिंग टू 0 है कि नहीं है। तो इसी तरीके से आप बोल सकते हो कि ये वैल्यू जितनी बढ़ाते जाओगे ये चीज आपको और टेंडिंग टू 0 है। तो उसी तरीके से y जो बहुत छोटी क्वांटिटी है d के रिस्पेक्ट में, उसको इससे डिवाइड करोगे तो आंसर हमारा 0 को अप्रोच करेगा। तुम लोगों ने थोड़ा बहुत क्लास 11 में लिमिट पढ़ा है, तो टेंडिंग टू 0, 0.002 इस तरीके से होगा। तो कभी भी ये कंडीशन अगर है और ये y बाई डी कहीं दिख जाए तो आप डायरेक्ट इसको टेंडिंग टू 0 अब कर सकते हो। जैसे ही तुम ये करते हो, तुम्हें एक अच्छी चीज क्या मिलती है कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो देखो क्या मिलता है, -2kq/d³ खुश हुए? क्या मिला? अब आपको क्या मिला कि तुम्हारा जो ये रीस्टोरिंग फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y मिल गया, और बाकी ये सब कांस्टेंट है। दिख रहा है तुम्हें? ये वही k है, याद करो, जो मैंने कहा था कि रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू -kx। याद आ रहा है आपको? तो यहां से आप ये माइनस कंपेयर करोगे तो ये वही कांस्टेंट आ गया। ठीक, अब आपको एक्सेलरेशन चाहिए, तो आपको क्या मिलेगा भाई? 40 मिनट इसलिए लग रहा है क्योंकि मुझे केवल सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, तुम लोग को समझाना है। आज तुमने ये इसमें 40 मिनट लगा लिया, लेकिन आज के बाद से फिर ये इस टाइप के क्वेश्चंस आप खुद करने जा रहे हो ना भाई, ठीक है राहुल? तो ये मैटर नहीं करता कि आपको 40 मिनट में बताया कि 5 मिनट में। मुझे सॉल्व करना होगा तो मैं तो ओरली सॉल्व कर दूंगा, एक लाइन लिखकर, लेकिन मुझे आपको सिखाना है या बताना है। हो सकता है कि आपको ये चीज आता हो, ठीक है, तो आपको ये चीज लंबा लग रहा है, लेकिन जिनको नहीं आता उनको एक बार सीख जाएंगे तो ये चीज कई जगह यूज करना पड़ेगा डिफरेंट फॉर्म में, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये टाइम लग रहा है, ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो यहां पे एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा, -2kq/q/m/d³। क्योंकि SHM अगर क्लियर होता, ठीक है, मुझे नहीं पता कितने का क्लियर है, तो सही बात है कि इसको 10 मिनट में किया जा सकता है। तो मैंने टाइम क्यों लगा, मैंने SHM ब्रीफ किया, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन ब्रीफ किया, ठीक है भाई राहुल। तो ये चीज तुम भी समझ लो कि ये चीजें बीच बीच में मुझे कुछ और भी बताना पड़ रहा है, इसीलिए टाइम लग रहा है, ये बात जान लो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लगना इज नॉट द इंपॉर्टेंट थिंग। द इंपॉर्टेंट थिंग इज आज के लेक्चर में जो आपने पढ़ा उसको अब आप लाइफ टाइम इस 2 साल में यूज कर पाने के लिए सक्षम हो कि नहीं हो। तो ये एक्सेलरेशन हो गया। अब आप इस एक्सेलरेशन को किससे कर सकते हो, -ω² से कंपेयर कर सकते हो, और एक बार ω² से कंपेयर कर दोगे तो ओमेगा आ जाएगा, और ओमेगा आ जाएगा तो 2π/t करके आपको टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां से ओमेगा कितना आ गया, 2kq/q/m/d³ का स्क्वायर, ठीक। तो टाइम पीरियड कितना हो गया, 2π/ω, ठीक। तो यहां से मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, तो t आ जाएगा 2π, ओमेगा करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, √m/d³। बहुत बच्चों ने हो सकता है इसका आंसर तुरंत निकाल दिया हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ठीक है, उनको SHM का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो थोड़ा सा यही बात है कि मुझे पता नहीं है ना कि कितनों को पता है कितनों को नहीं, दैट इज द प्रॉब्लम। मैं सबको लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो यहां से अब आप लोग ओमेगा लिख लीजिए, ठीक है, लिख ही लोगे। तो फाइनली ओमेगा, अब ये नीचे नहीं लिख सकता मैं, इसे मिटा दूं, ठीक है, ये बाइनोमियल वाला, या चलो नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं। तो फाइनली आपको मिल जाएगा टाइम पीरियड 2π √ओमेगा। ओमेगा क्या था, ओमेगा अपने पास था √2kq/q/d³, ये था, ठीक है। तो यहां से आप m भी था क्या, m/d³, यस m/d³ था ना,
2kq अपॉन mdq, यही था। तो 2 पाई अपॉन ओमेगा कर दो तो यहां से टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट mdq अपॉन 2kq इंटू क्यू, ठीक है। और कभी कभी आपको ऑप्शंस ऐसे भी होंगे कि आपको पता है क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसको अगर आप यहां पुट करते हो तो 2 पाई अंडर रूट mdq अपॉन में 2kq इंटू क्यू इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये था, ठीक है। तो यहां से आपका 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो हो सकता है तुम्हें ऑप्शन इस फॉर्म में भी मिले। तो ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा mdq अपॉन q इंटू क्यू, ये टाइम पीरियड का फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये होता है आपका कंप्लीट डिस्कशन, ठीक है। तो आपको इस तरीके से आपका हॉरिजॉन्टल में आपने देखा कि अनस्टेबल, अब कोई रट लिया, यही तो प्रॉब्लम है फिजिक्स में कि सर आपने बताया था कि हॉरिजॉन्टल में रटो, ये इधर है। मैं कभी ऐसा नहीं बताता, ना बताना प्रेफर करता हूं, आपको भी ऐसे रटना नहीं है। सिनेरियो बेस्ड सब्जेक्ट है। क्यों भाई? क्योंकि अगर मैं इसी हॉरिजॉन्टल में ही देख लो, अगर मैं प्लस क्यू ले लूं और यहां पे भी प्लस क्यू ले लूं, ठीक, और यहां पर आपके पास प्लस क्यू ले लूं, समझ गए? अब बताओ जरा तुम लोग कि इसमें एसएचएम होगा कि नहीं होगा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि नहीं है। तो यहां से ये डी है, ये डी है, तो यहां पे तो चलो नेट फोर्स 0 है। जैसे ही आप इसको यहां से डिस्प्लेस कर रहे हो, यहां से किसी एक्स डिस्टेंस पे, तो ये डी प्लस एक्स होगा। तो अब क्या होगा बताओ आप लोग, बताओ कैसा पोजीशन होगा ये? कुछ रिजल्ट याद नहीं करना है भाई प्रियांश, ऐसे रिजल्ट याद करोगे तो परेशान हो जाओगे। कोई रिजल्ट नहीं याद करना है आपको, आपको कॉन्सेप्ट याद करना है, ऐसा कभी मत करिएगा। कोई रिजल्ट, जो रिजल्ट याद कर रहे हैं वो मैं बॉक्स में बना के स्टार मार्क करूंगा, बेसिक फॉर्मूले केवल याद करने हैं। चलिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, बिल्कुल बहुत बच्चों ने बता दिया है। देखिए यहां पर इन दोनों फोर्स के लिए यहां पे एक फोर्स आएगा F1 और इसका और इसका रिपल्सिव है ना, तो ये B ले लेता हूं, इसे A, तो F ऑन, और ये C है, F ऑन C ड्यू टू B इधर आएगा और इधर आएगा F ऑन C ड्यू टू A। तो अब आप देखो जरा कौन बड़ा है, किसका डिस्टेंस, किस प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस तो दोनों के लिए सेम होंगे, इसका डिस्टेंस ज्यादा है, D प्लस एक्स है ना। तो यहां पे मैंने ये D लिखा हुआ है, इसको आप D लिखो। तो ये D था, तो ये पूरा हो जाएगा D प्लस एक्स। तो इसका डिस्टेंस ज्यादा हो गया, तो ये फोर्स अपना क्या हो गया, कम हो गया। तो ये फोर्स कम हो गया, मतलब इसका रिस्टोरिंग फोर्स ये है ना FCA, ये कम हो गया, ये ज्यादा हो गया, तो लौट के इसको नेट रिजल्टेंट इधर मिलेगा। तो यहां नेट रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा भाई, FCB माइनस FCA, होगा कि नहीं होगा? और इसे रिस्टोरिंग फोर्स क्या लिखोगे, रिस्टोरिंग है तो बाहर माइनस भी लगाओगे, तो क्या होगा माइनस FCB, क्या लिखोगे के Q इंटू क्यू अपॉन कितना लिखोगे FCB, D प्लस D माइनस एक्स, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा D माइनस एक्स, तो D माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस के क्यू इंटू क्यू D प्लस एक्स का स्क्वायर। बोलो भाई, ये आ जाएगा। अब इसका जो SHM निकाल लोगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, ये क्लियर हो गया। इसका SHM की इक्वेशन निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, यहां से D कॉमन लोगे और इसमें x बाई डी और इधर भी d कॉमन लेके x बाई डी, तो SHM की इक्वेशन इसमें कैसे आएगी वो देखिए। अगले स्लाइड पे चलते हैं, पहले यहां तक क्लियर है सबको? तो ये दूसरा क्वेश्चन है, दोनों पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव ले लिया है, तब तो रटिए कुछ मत, देख लीजिए अब हॉरिजॉन्टल में भी स्टेबल इक्विलिब्रियम आ रहा है। तो ये टोटली डिपेंड करेगा कि चार्जेस का नेचर कैसा है। क्लियर है? तो चलिए, ये क्लियर होगा सबको। चार्ज नेगेटिव नहीं होगा, इस केस में सारे पॉजिटिव हैं भाई, तभी तो ये रिपल्सिव है। इसका इसके साथ ये रिपल्सिव लिख दिया है FCB, मतलब ये C है, ये B है, तो C और B का इधर लगेगा, A और C का इधर लगेगा। लेकिन इसमें बड़ा कौन हो जाएगा, जिसका डिस्टेंस कम होगा, तो ये FCB इससे बड़ा हो जाएगा, तो इसको इधर लेके आएगा, ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम होगा। अब इसमें SHM कैसे करेंगे वो देखिए, प्रूफ।
तो फाइनली आपके पास रीस्टोरिंग फोर्स था ये रीस्टोरिंग फोर्स था, ठीक। तो रीस्टोरिंग फोर्स ये था। अब हमें इसको किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाना पड़ेगा? एक्स के। एक्स ही तो था मीन पोजीशन से, तभी एसएचएम प्रूव होगा। कैसे दिखाएंगे? आप यहां पे के क्यू इंटू क्यू कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा? 1 अपॉन डी माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो एफ रीस्टोरिंग आएगा, और ये माइनस बाहर में पहले से ही था, तो माइनस के क्यू क्यू। इसको सॉल्व करना है आपको। कैसे सॉल्व करेंगे? इसको एलसीएम ले लीजिए, तो इधर आएगा डी प्लस एक्स का। हाँ, कुछ बच्चे जो गलती करते हैं वो सुन लो, कुछ बच्चे गलती जो करते हैं वो फिर से सुन लीजिए। वो यहीं पर डी बाहर निकालते हैं, तो इधर डी स्क्वायर, ये गलती होती है, देख लीजिए, बता दे रहा हूं। जब ऐसा हो, केवल ये ऐसा हो, देखिए इसमें बहुत क्रूशियल बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर केवल ये इंडिविजुअल होता, ये केवल ऐसा होता, तो आप ये कर सकते थे, और ये टेंडिंग टू 0 होता, 1/d इसका आंसर होता। लेकिन ये भी इंडिविजुअल होता तो आप ऐसा कर सकते थे, लेकिन दोनों का माइनस है, तो दोनों का रिलेटिव है, तो पहले इसको एक बनाएंगे, सिंप्लीफाई करके आप पहले इसको एक बनाएंगे, फिर आप ये करेंगे कि x इज मच मच लेस देन d वाला लगाएंगे, इसमें डायरेक्ट नहीं लगा दीजिएगा। तो ये बहुत क्रूशियल गलती लोगों से होती है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करके एक फॉर्म बनाइए, एक फॉर्म बनाइए, क्या बनेगा अपने पास? हाँ, इसको अलग से कर रहे थे ना हम लोग, तो करिए। यहां पे d प्लस एक्स क्या हो जाएगा? d प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस d माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फिर होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो अब आपके पास आएगा माइनस के क्यू क्यू, और जब इसे ओपन करोगे तो क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2dx, और इसको करोगे तो माइनस डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस 2dx आएगा अपॉन में डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां से ये कैंसिल हो रहे हैं, और आपके पास फाइनली क्या मिल रहा है? तो फाइनली आपके पास मिलता है एफ रीस्टोरिंग माइनस के क्यू क्यू, और यहां पे आएगा 4dx, है ना, तो 4dx अपॉन डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? अब देखो रीस्टोरिंग फोर्स, यहां से देखो क्या होगा कि अब आपने क्या बोला, मैंने कहा था आपको कि x मच मच लेस देन d वाला जो ये काम है, जब अगर दो एक्सप्रेशन होंगे तो पहले उसको सिंगल में बनाओगे, तब आप अप्लाई करोगे। इंडिविजुअली कर देते तो वो 0 माइनस 0 हो जाता, 1 अपॉन एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर में लगाते, और इधर 1 अपॉन एक्स प्लस डी के होल स्क्वायर में लगाते, तो 1 अपॉन डी माइनस 1 अपॉन डी 0 मिल जाता तुम्हें। वो आप नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरा इससे माइनस में है, तो ओवरऑल रिलेटिव में एक अप्रोक्सीमेशन आप कैसे लगाओगे? पहले आपको एक सिंगल एक्सप्रेशन में उसको बनाना पड़ेगा, तो वो आपने बना लिया। अब आप यहां अप्लाई करो, ये d जो है इससे बहुत छोटा है, तो यहां कॉमन क्या लोगे? d, जिससे कि x बाई डी का फॉर्म आए, और x बाई डी का फॉर्म आ जाएगा तो उसको टेंडिंग टू 0 कर दोगे। तो ये देखो माइनस के क्यू क्यू 4d अपॉन डी स्क्वायर कॉमन लिए तो d की पावर 4 बाहर हुआ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। अब ये टेंडिंग टू 0 हुआ। अब आप कर सकते हो, और यहां से एक d कैंसिल करोगे, और ये x अब आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिल गया। तो f रीस्टोरिंग आ गया माइनस, अच्छा k को लिख दे रहा हूं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू, ठीक है। तो और ये 4 से ये 4 कैंसिल होने वाला है, अपॉन में डी क्यू एक्स, तो ये d से d कैंसिल हो गया, ये 4 से ये 4 भी कैंसिल कर लो। तो फाइनली तो मेरी स्टोरिंग क्या मिलता है? माइनस
Q इंटू क्यू अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू इंटू एक्स, ये मिलता है। ठीक है, तो रीस्टोरिंग आ गया, मतलब K आ गया। इसको एक्सेलरेशन निकालना है तो मास से डिवाइड कर दोगे, फिर A इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स कर लोगे। अब तो कर लोगे सब लोग, ठीक है, अब तो कर लोगे ना। नेक्स्ट स्टेप कि मास से डिवाइड कर दो और ओमेगा स्क्वायर निकाल लो और फिर 2 पाई अंडर रूट 2 पाई बाई ओमेगा कर दो। तो यहां तक क्लियर है। तो इसमें ये गलती हो जाती है कि बच्चे यहीं पर एजम्पशन लेते हैं, जैसे ही वो लेते हैं फंस जाएंगे, यहां जीरो हो जाएगा। ये रिलेटिव है ना, इन दोनों का ये रिलेटिव है। जब तक आप इसको सिंगल एक्सप्रेशन में नहीं बनाओगे तब तक आप ये चीज का यूज नहीं कर सकते। यहां तक क्लियर हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो आपने इस आज ये क्वेश्चन देख लिया कि एसएचएम का मैंने बहुत सारी चीजें बताई आपको कि एसएचएम इस तरीके से होगा। इसी में एक आईआईटी एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है, वो लेते हैं। मान लीजिए अब इसी में क्या बोल रहा हूं कि हमारे पास इस तरीके से एक स्मूथ ग्राउंड हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, ठीक है। ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड फ्लोर है और इसमें आपने एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लगा रखा है। एक ऐसे आपने क्या कर रखा है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लगा रखा है इस तरीके से। ये m मास का है और ये स्प्रिंग कांस्टेंट है k, ये स्मूथ है, ठीक है, ये स्मूथ है। अब आपने क्या किया, इस पे जो है कुछ चार्ज लगा रखे हैं, मेटेलिक है, ठीक है। यहां पे मेटेलिक है और ये मेटेलिक है और मेटेलिक जो है तो इस पे चार्ज डाल दिया आपने, ठीक है। आपने चार्ज डाल दिया कितने का, Q का। आपका ये होमवर्क है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में रिलेटेड होमवर्क दूंगा जिससे आप कुछ और सोचो। तो अब आपका ये अभी ये अपना नेचुरल लेंथ पे है, अभी ये नेचुरल लेंथ पे है, ठीक है। आपने क्या किया, एन इलेक्ट्रिक फील्ड एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन। कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने स्विच ऑन किया है। प्रूव दैट मोशन इज सिंपल हार्मोनिक। फाइंड इट्स टाइम पीरियड, फाइंड इट्स टाइम पीरियड, ठीक है। सोचिएगा, फिर आएंगे इस पे जब पढ़ रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड भी। तो कुछ आपको देखिए, आईआईटीएन अगर आपको बनना है तो आपको अप्रोच डेवलप होना चाहिए, ठीक है। आप खुद से कितना सोच पा रहे हैं वो भी बहुत जरूरी है। अगर आपको आईआईटी एडवांस की मैं बात कर रहा हूं तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ऑन कर दिया, अब ये आपको सोचना है। तो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप ये करेंगे, थ्योरी में फिर मैं लूंगा ही इसे, ठीक है। तो ये आपका एक होमवर्क रहा, इसी से रिलेटेड है, एसएचएम से रिलेटेड, ठीक है। चलिए, तो अब आपने देखा कि एसएचएम और इक्विलिब्रियम की बात देखी। अब एक क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन करते हैं इक्विलिब्रियम पे ही, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्लाइड लेंगे, जो क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था वो मैं डिस्कस करूंगा। तो एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक चार्ज पार्टिकल था और यहां पे एक इंसुलेटेड थ्रेड से बंधा हुआ था। ध्यान से सुनिएगा, एक इंसुलेटेड थ्रेड से वो क्या था, बंधा हुआ था। अब और ये ऐसे बंधा हुआ है, यहां पे ऐसे बंधा हुआ है। अब ठीक इसके नीचे, ठीक इसके नीचे आपने क्या किया है, ठीक इसके नीचे इतनी ही डिस्टेंस पे एक ऐसा ही चार्ज रखा हुआ है प्लस Q का, एक ऐसे ही चार्ज रखा हुआ है आपने प्लस Q का, फिक्स है।
ये फिक्स है, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, और ये लेंथ L है और इसका भी लेंथ L है और इस पे भी चार्ज कितना है, सेम प्लस Q है, ठीक है। इसका मास m है और ये अभी इक्विलिब्रियम में है। समझ गए सब लोग कि एक धागे से बना है और ये धागा कैसा है, इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड थ्रेड है। ये थ्रेड कैसा है, इंसुलेटेड है। मतलब क्या हुआ कि ये जो चार्ज यहां पर है ये इंसुलेटेड होने का मतलब इधर नहीं आएगा। अगर ये तार से जोड़ देते जो कि एक कंडक्टर होता तो फिर क्या होता, ये जो है यहां पे पूरा डिस्पर्स कर जाता। समझ गए। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है और ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन ये पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा ये दोनों को Q के जगह पे, आपको कंफ्यूजन ना हो इसीलिए इसकी वैल्यू चेंज कर दे रहा हूं। इसकी वैल्यू ले लीजिए इस वाले की स्मॉल q, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, हम किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, कैपिटल Q की, इसीलिए मैंने चेंज किया, नहीं तो आप ये नहीं समझ पाते कि कौन सा Q। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ प्लस Q, ठीक है। प्लस Q की वैल्यू तुम्हें बतानी है सो दैट स्मॉल q चार्ज जिसका मास m है, स्मॉल q चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम for a very small horizontal displacement, for a very small horizontal displacement। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। एक हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट, कैसा डिस्प्लेसमेंट, ऐसा इधर ये डिस्प्लेसमेंट, इस डिस्प्लेसमेंट को देकर आप बोल सकते हो कि आपको प्रूफ करना है कि ये बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए इस Q की क्या मैग्नीट्यूड होगा जिससे कि फिर से ये क्या करे, उसी पोजीशन पे लौट आए। तो मतलब फॉर ए वेरी स्मॉल हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट यू हैव टू प्रूव दैट दिस चार्ज पार्टिकल इज इन ए स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। चलिए करते हैं। तो देखिए अब पहली बात तो ये करें कि इस वाले पोजीशन पे तो कोई टेंशन नहीं है। इसमें क्या क्या हो रहा होगा बताओ जरा तुम लोग। लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग एक कूलॉम्बिक फोर्स लग रहा होगा Fe, और इधर लग रहा होगा टेंशन, रस्सी में टेंशन आ चुका होगा, ठीक है। तो रस्सी में टेंशन Fe होगा और इधर आपके पास T होगा और इधर आपके पास एक mg भी होगा। तो अब आप क्या बोल सकते हो कि भाई अगर हमें रस्सी में मिनिमम, ध्यान से सुनिएगा, और इधर mg भी होगा, तो अगर इसको इक्विलिब्रियम में है इस पोजीशन पे, तो आप क्या बोलते हो कि Fe इज इक्वल टू T प्लस mg, यही तो बोलोगे ना। लेकिन अगर हमें मिनिमम चाहिए कि जस्ट टेंशन, मान लो टेंशन 0, अगर अपना टेंशन 0 हो जाए तो Fe मिनिमम होगा कि नहीं होगा। तो Fe मिनिमम, तो यहां पे हम मिनिमम, पहले Q की मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हैं, तो Q मिनिमम क्या हो जाएगा जिससे कि ये हमेशा रस्सी टॉट रहे। तो ये टेंशन जो है अगर मान लीजिए हम जस्ट 0 बोल रहे हैं तो Fe किसके बराबर होगा भाई, तो भी Fe किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा, है ना। ये Fe किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा, मानते हो कि नहीं। तो इस Fe को आप क्या लिख सकते हैं, k q इंटू क्यू, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 2l, तो 2l स्क्वायर, कूलम्स लॉ लगा दिया, k q इंटू क्यू बाई 2l स्क्वायर इक्वल टू mg। तो यहां से जो q मिलेगा हमें मिनिमम, वो मिनिमम q क्या मिल रहा है देखिए, यहां से 4 हो जाएगा तो कितना मिलेगा, 4 mg l स्क्वायर अपॉन k q, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको मिलेगी q मिनिमम की इसी कंडीशन में, ये इक्विलिब्रियम की ये कंडीशन होगी इस सिचुएशन पे। अब आप क्या करोगे, मान लो इसको स्लाइटली अगर डिस्प्लेस कर रहे हो, मान लो पहले ये यहां पर था, इसको तुमने स्लाइटली हॉरिजेंटली ऐसे डिस्प्लेस कर दिया यहां पर,
यहां डिस्प्लेस कर दिया, अब ये यहां पर आ गया। ठीक, तो जब ये यहां पर आ गया और इसका ये क्यू तो फिक्स है, यहां पर प्लस क्यू। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आपने इसको स्लाइटली क्या किया, यहां से इसको हॉरिजेंटली डिस्प्लेस कर दिया। तो जब आप इसे डिस्प्लेस कर दोगे तो आपको क्या दिख रहा होगा, कूलॉम्बिक फोर्स आपको कैसा लगेगा, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग, हमेशा लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग, तो इसका लाइन ज्वाइनिंग ये बनेगा और इधर कूलॉम्बिक फोर्स लग रहा होगा। बोलो, तो ये आपका कूलॉम्बिक फोर्स जो होगा, और mg कैसा लगेगा, mg हमेशा वर्टिकल लगेगा। ठीक, तो अब आप देखो आपके पास जो फोर्सेस हैं वो उसको रिजॉल्व करो। अगर अभी आपने स्टेबल इक्विलिब्रियम की डिफिनेशन पढ़ी है, देखो अगर T 0 होगा तो वो लूज नहीं होगा, वो जस्ट क्रिटिकल कंडीशन में होगा कि Fe जस्ट mg को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, इतनी तो आप लोगों को मैकेनिक्स आती होगी। देखो इधर फिर बता रहा हूं, ये Fe है और इधर mg था, तो अगर Fe mg के बराबर हुआ तो रस्सी में टेंशन 0 है, ये इक्विलिब्रियम है ना। और कब रस्सी में टेंशन आएगी आप बताओ, रस्सी में टेंशन आएगी जब Fe ग्रेटर देन mg होगा। तो अगर Fe ग्रेटर देन mg हुआ तब रस्सी में टेंशन आएगी, और अगर mg ग्रेटर देन Fe हो गया, mg ग्रेटर देन Fe हो गया, तो आप समझ रहे हो कि टेंशन क्या हो जाएगा, 0, रस्सी स्लैक कर जाएगी। तो जो तुम बोल रहे हो कि T0, वो T0 होगा जब Fe mg के बराबर होगा और रस्सी स्लैक कर जाएगी जस्ट, तो वो आप बोल सकते हो कि mg ग्रेटर देन Fe होगा तो भी होगा। Fe अगर हमारा mg से बड़ा हुआ तो ये टेंशन हमेशा इसमें टॉट रहेगा। तो Fe हमेशा इससे, तो एक काम करते हैं, कंफ्यूजन ही दूर कर देते हैं, इनइक्वलिटी लिख लेते हैं। सबसे बढ़िया बात तो ये है, आप बोल रहे हो ना, इसको इनइक्वलिटी लिख दो, आपका कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा कि Fe शुड बी, ये अगर टॉट रहे तो एक कंडीशन तो हम लोग ने इस पोजीशन पे बनाई कि अगर ये टॉट रहे तो Fe शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन क्या, mg, तो ग्रेटर देन कर दो। तो यहां से हमें एक कंडीशन मिलती है, इक्वलिटी हटाना पड़ेगा। तो Q, यहां से Q मिल जाएगा हमें, यहां से भी Q मिलेगा। तो ऐसे कर लेते हैं, देखो Fe ग्रेटर देन, फिर ये मिनिमम की बात नहीं बोलोगे, मिनिमम दोनों कंडीशन में जिसकी वैल्यू कम होगी वो मिनिमम लेंगे। तो Fe यहां पर आ जाएगा ग्रेटर देन mg, ये लोगे, यही कर लो। तो यहां से एक ग्रेटर होगा और यहां से ग्रेटर होगा तो Q ग्रेटर आएगा। एक हमें यहां से वैल्यू मिलती है, किस सिचुएशन में, जब ये एकदम सीधी लाइन पे था तब इक्विलिब्रियम में। अब मैंने इसको थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया, जब स्लाइटली मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया तो अब आप आ जाओ यहां पर, यहां पे फोर्सेस क्या क्या होगा बताओ। यहां जो फोर्स होगा वो होगा mg का, यहां जो फोर्स होगा वो होगा mg का वर्टिकल। ठीक, और रस्सी में टेंशन क्या होगा, ध्यान से देख के बताइए, रस्सी में टेंशन क्या होगा, रस्सी कैसी है, रस्सी अब ये है ना अपनी लॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग, ये रस्सी है तो इसमें टेंशन इधर होगा। और ये जो फोर्स आप देख रहे हो, ये एंगल जज करते हैं। ये मैंने बोला कि मान लो ये थीटा डिस्प्लेस हो गया, कहां से कहां डिस्प्लेस हुआ, ध्यान से थोड़ा पेशेंस से समझिए। अब आईआईटी एडवांस में कूलम्स लॉ पे केवल क्वेश्चन आएगा, तो एडवांस का लेवल देखिए कैसा होगा, किस लेवल से पूछा जाएगा। तो मैं आपको हर लेवल की चीजें का टेस्ट दे रहा हूं, आप यहां से अब धीरे धीरे समझने लगोगे कि सेम कूलम्स लॉ पे क्वेश्चंस कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है सिचुएशन को बदल के। लगेगा कूलम्स लॉ ही, लगेगा वही स्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या कॉन्सेप्ट, लेकिन आप देख रहे हैं कि लेवल्स कैसे, सोचने में कितनी चीजें डिफरेंट होने जा रही हैं, लेकिन लगेगा सब बेसिक। आपने पहले वर्टिकली जब अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग थे तब ये किया, ठीक है। अगर Fe mg से बड़ा नहीं होगा तो आपको पता है रस्सी स्लैक कर जाएगी, टेंशन नहीं आएगा, वो ऐसे टिका नहीं रहेगा। फिर आपने उसको हॉरिजेंटली डिस्प्लेस कर दिया। अब आप ये बताओ कि अगर मैंने बोला कि हॉरिजेंटली ये थीटा ऐसे डिस्प्लेस हुआ तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल पूरा थीटा होगा। अब ये जो एक छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है, ये लेंथ L है, ये पूरा लेंथ कितना है 2L, और ये लेंथ आपने कितना बनाया था L। तो यहां से ये डिस्टेंस, ये कितना एंगल होगा भाई, एक्सटीरियर एंगल आप बोल सकते हो, तो ये θ/2 होगा और ये भी θ/2 होगा। पहले ये चीज तुम लोगों को जज हुई कि नहीं,
कि यहां से जब आप इसे ले जाओगे तो ये भी एल है और ये भी एल है ना। तो दो साइड्स के अपोजिट वाला एंगल क्या होगा, इक्वल। तो साइड से अपोजिट एंगल अगर इक्वल होगा, जिसको मैं अलग से यहां बना के आपको दिखा रहा हूं, तो साइड से अपोजिट एंगल, तो देखो इधर ऐसा है, ये है, ठीक है, और ये तुम्हारा वर्टिकल से था, इसे थीटा बोल रहे हो, तो इसे फाई ले लो। तो अगर ये एल है, ये फाई है, और ये भी एल है, तो ये भी फाई होगा, बोलो। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 2 फाई। तो फाई कितना हो जाएगा भाई, थीटा बाई 2। वही चीज मैंने यहां डायरेक्ट लिख दी है, अब शायद समझ गए होगे, ठीक है। तो अब यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, mg। क्या कंफ्यूजन हो रही भाई अरविंद, क्या कंफ्यूजन हो रही? जो कंफ्यूजन है पूछ लो फटाफट, नहीं तो आगे बढ़े। कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग हमें निकालना है, तो पहले सिचुएशन में मैंने वर्टिकल से ले लिया, अब थोड़ा सा इसको हॉरिजेंटली डिस्प्लेस किया। अब यहां पे रीस्टोरिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट लगने जा रहा है, ध्यान से सुनो। अपना मीन पोजीशन यही था, तो एक तरीके से आपने इसको डिस्प्लेस किया है, तो ये जो थीटा बहुत स्मॉल है, यहां पे थीटा वेरी स्मॉल है, तो लगभग आप इसे लीनियर ले रहे हो। तो अब आपको रीस्टोरिंग, यहां पे एक रीस्टोरिंग करने वाला फोर्स क्या होगा, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करो। तो इस टेंजेंट के अकॉर्डिंग जो कंपोनेंट्स आएंगे तुम्हारे पास, कौन कौन से आएंगे, एक mg का कंपोनेंट इधर आएगा, mg का एंगल इधर से थीटा है, तो इधर आएगा mg cos थीटा, इससे हमें मतलब नहीं है। ये वाला कंपोनेंट इधर आएगा mg sin थीटा, दिख रहा है। और ये टेंशन है, ठीक है, तो टेंशन का जो कंपोनेंट, टेंशन कह रहे हैं fe इधर लगेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। तो fe का कंपोनेंट क्या होगा भाई, ये एंगल अगर थीटा बाई 2 है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा बाई 2। तो इधर आ जाएगा fe cos थीटा और इधर आ जाएगा fe sin थीटा। तो हमें टेंजेंशियल वाले से मतलब है fe sin थीटा, sin थीटा बाई 2। तो ये हो जाएगा तुम्हारा fe sin थीटा बाई 2, fe sin थीटा बाई 2। बोलो अब मुझे ये बताओ कि अगर ये रिस्टोर करना चाहे, तुमने ये था, इसको तुम इधर कर दिए, ऐसे कर दिए, और फिर से ये इधर जाना चाहे, इधर, तो जब ये इधर जाना चाहेगा तो इसमें कौन बड़ा होना चाहिए, fe sin थीटा बाई 2 और mg sin थीटा में कौन बड़ा होना चाहिए, बताओ। फॉर रीस्टोरिंग ये कंडीशन लिख सकते हो कि ये लौट कर फिर से इधर ही आए, तो कौन बड़ा होना चाहिए, fe sin थीटा बाई 2 शुड बी ग्रेटर देन mg sin थीटा। मानते हो कि नहीं? अब यहां से आपको बताया था, कल भी बताया था, कि अगर sin थीटा बहुत स्मॉल है तो उसको हम थीटा लिखते हैं या tan थीटा के बराबर लिखते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास क्या आएगा भाई, फिजिक्स हार्ड लगेगी या इजी लगेगी, वो डिपेंड करेगा आप किस लेवल तक जा रहे हो। अगर आपको केवल कूलम्स लॉ का फॉर्मूला पढ़ा के छोड़ दिया जाए, आपको इजी लगेगा। आपको केवल अभी मैंने यहां तक कराया, ये क्वेश्चन नहीं कराता तो इजी लगता। तो ये हार्ड इजी पे मत जाओ भाई, आप अपना डोमेन डिसाइड करो, आपको कितनी दूर तक की तैयारी करना है। आपको अगर जेई मेंस तक की करना है तो इस टाइप के क्वेश्चंस मत करो, ठीक है। अगर आपको एडवांस की तैयारी करना है तो आपको ये क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, इस पे पढ़ना पड़ेगा। अभी मेरे साथ कर रहे हो, घर में जाके आपको रफ कॉपी में फिर से ये करना पड़ेगा और फिर से पीडीएफ देख के फिर समझना पड़ेगा। तो ये एक इंटेंसिव एक्सरसाइज है भाई। आपको आगे बढ़ना है, भीड़ से अपने आप को अलग करना है, तो आपको लगना पड़ेगा। मैं आपके साथ इनजस्टिस नहीं करूंगा, मुझे सब कुछ पढ़ाना है। मैं जेई मेंस भी पढ़ा दूंगा, एडवांस भी पढ़ा दूंगा, सब पढ़ा दूंगा, समझ गए। तो जिसको जहां तक जाना है वहां तक चले। fe sin थीटा बाई 2 ग्रेटर देन mg sin थीटा। और ये अगर बहुत छोटा है तो आप ये बोल सकते हो कि fe sin थीटा बाई 2 को आप थीटा बाई 2 लिख सकते हो, है ना, इस वाले से, ग्रेटर देन mg थीटा, ठीक है। तो ये वही बात है कि ये किन बच्चों को अच्छा लगेगा कि भाई क्या क्वेश्चन कर रहे हैं। तो वो डिपेंड कर रहा है ना कि आपका लेवल कहां तक आप जाना चाहते हो।
तो Fe ग्रेटर देन 2mg, यहां से आएगा Fe ग्रेटर देन 2mg, और यहां पे Fe की वैल्यू लिख सकते हो आप। Fe की वैल्यू क्या होगी, K Q इंटू Q, और वही 2L स्क्वायर। तो यहां से जब आप करोगे तो ये 2mg के बराबर होगा, और उससे Q आएगा, है ना, उससे आपको Q मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं आगे, पहले यहां तक देख लीजिए। तो मैं करा सब दूंगा, ठीक है। मैंने कहा था कि आप 10 प्लेटफॉर्म से तैयारी नहीं करेंगे ना, किसी एक टीचर से पढ़िए जिससे सारा पर्पस सॉल्व हो। हाँ, लेकिन कहां तक पढ़ना है, केवल जेईई मेंस का टारगेट है, जेईई एडवांस का भी टारगेट है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को डिसाइड करना होगा आपको। तो फॉर रीस्टोरिंग आपको फिर से देखिए कितनी छोटी कॉन्सेप्ट चीज लगी है, कितनी छोटी बात से ये चीज हुई है कि हमने भाई इसको इधर कर दिया। तो जो हमारा रीस्टोरिंग फोर्स है वो इस वाले, ये तो इसको इधर ले जा रहा है, और mg का एक कंपोनेंट, Fe का कंपोनेंट इधर ले जा रहा है। तो जो टेंजेंशियल फोर्स है, टेंजेंशियल फोर्स के नाम पे कौन है, Fe sin θ/2 और mg sin θ। तो टेंजेंशियल फोर्स में अगर ये बड़ा हुआ तो ये लौट के कभी इधर जाएगा, बहुत बेसिक बात है भाई, नहीं जाएगा ना, तो ये हमेशा इधर लौट आएगा। तो Fe sin θ/2 जो है बड़ा होना चाहिए mg sin θ से, और कल वाला एजम्पशन फिट वो लगाया है। यहां तक हम आ गए, अब बस आपको Fe की वैल्यू लिख देनी है, वहां से वो Q की एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े। तो Fe ग्रेटर देन 2mg, ये हमने देखा, यहां से क्या मिला हमें, Fe ग्रेटर देन 2mg ये मिला था। और Fe क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस अपनी कितनी थी, ये कैपिटल Q था, ये स्मॉल q था, और ये आपने इसको, ये इधर टेंजेंशियल फोर्स आया था, इधर आया था अपना Fe sin θ, यही आया था ना, sin θ/2, और इधर क्या आया था, mg sin θ। तो आपने बोला कि भाई मुझे इसको फिर से यहीं पे लौटाना है ना, यहीं पर हमें इसको लौटाना है, तो ये टेंजेंशियल फोर्स बड़ा होना चाहिए कि नहीं इससे। ठीक है, तो यहां से अब आप करोगे तो क्या मिल जाएगा तुम्हें, Fe ग्रेटर देन, Fe की वैल्यू लिखो, Fe की वैल्यू यहां से लिख लो। Fe की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन 2L स्क्वायर ग्रेटर देन 2mg। तो यहां से Q में इनइक्वलिटी क्या मिलती है, देखो Q ग्रेटर देन, ये देखो इधर 4 और 4 16 और 32, तो 32 और पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर mg, देख लो कोई गलती तो नहीं है। अपॉन में Q भी आएगा क्या, अपॉन में Q भी आएगा ना, अपॉन में Q कर दो। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर Q जो है इससे बड़ा होगा या जस्ट इसके बराबर होगा, तब जाके ये Fe sin θ/2 का जो टेंजेंशियल फोर्स है वो mg sin θ से बड़ा होगा, और ये इसको रिस्टोर कर देगा फॉर हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट। G की वैल्यू, अच्छा हाँ mg, तो G की नहीं वैल्यू मत पुट करिए, आप इसको एक्सप्रेशन में छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर एक्सप्रेशन में बनाया है मैंने, तो कहा मैंने सबकी वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट L कुछ दिया नहीं है, तो आपको बस एक्सप्रेशन में छोड़ देना है इसको, तो एक्सप्रेशन में छोड़ दीजिए। क्लियर है। डिस्टेंस 12 क्यों होगा, अरे भाई देखो इधर ये रस्सी जो है यहां पर ये था और ये था, ठीक है। अब यहां पे ये आपका ठीक है, ये L है, ये L है, आपने इसको इस तरीके से, एक तरीके से यहां घुमा दिया, यही ना, तो ये ऐसा ही हो गया, ये ऐसा रह गया। अब आप ये बोलो कि ये L तो ऐसा हो गया, बट ये जो लाइन ज्वाइनिंग है, अच्छा क्वेश्चन पूछा है किसी बच्चे ने कि सर डिस्टेंस 12 अभी भी क्यों होगा, देखो इधर, तो ये आप क्या कर रहे हो, इसको सेंटर मान रहे हो ना भाई। तो अगर आप इसको सेंटर, आप ये मानो कि ये सेंटर है, ऐसे सोचो, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये सेंटर है, ये टोटल डिस्टेंस है कितना, 12, तो एक तरीके से ये 12 के आर्क में घूम रहा है। अब शायद समझ गए होगे आप,
ये क्यू है, ये स्मॉल क्यू है, और ये ऐसे घूम गया, ऐसे आ गया, और ये अपना क्यू यहां पर है। ठीक, अब ये इसके जो ये जो फंसा था जिससे, वो यहां फंसा था, और ये डिस्टेंस आपका थीटा था। ये हमने ज्योमेट्री से प्रूव किया, ये θ/2 होगा, ये θ/2 होगा, शायद समझ गए होगे। तो ये डिस्टेंस आपका ये 12 ही रहेगा, क्योंकि ये आर्क में घूम रहा है ना, हमने आर्क लिया है, सर्कल, तो ये सेंटर मानोगे और इसको रेडियस मानोगे, तो ये रेडियस भी 12 ही तो होगा। समझ गए? रस्सी एल की है, आप फिर नहीं समझे, रस्सी एल की है, रस्सी से केवल ये चार्ज बंधा हुआ है, और ये चार्ज यहां पर एल डिस्टेंस नीचे रखा हुआ है। समझ गए होगे? ठीक है, चलिए। तो रस्सी से ये डिस्टेंस आपका जो है ये L था, और ये L नीचे रखा हुआ था, लेकिन जब हम इसको घुमा रहे हैं तो हम ये क्या मान रहे हैं कि 12 के आर्क में घूम रहा है, इसी के अबाउट घूम रहा है। ठीक है ना? और यही आपको क्या दे रहा है, Fe। तभी तो देखो हमने Fe ऐसे लगाया था, इधर Fe इधर लगाया था और mg इधर लगाया था। ठीक, इसी का कंपोनेंट लिया था इधर टेंजेंशियल। ठीक है, अब ये बोलोगे सर टेंजेंशियल इधर है तो इसको यहां पहुंचाएगा। भाई टेंजेंशियल मतलब तभी तो थीटा बहुत छोटा लिया है ना, तभी थीटा जो है बहुत छोटा लिया गया है, लगभग बहुत छोटा। तो Fe जस्ट उस पॉइंट की तरफ ही है। तो शायद सबको क्लियर हो गया होगा। तो ये सब क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आपको जो है घर में खुद से फिर से प्रैक्टिस करनी है। लेकिन हाँ, अगर आप ऐसे क्वेश्चंस दिमाग में रखने लगे तो आपका थिंकिंग का लेवल बढ़ेगा। अभी तक मैं आपको फिजिक्स में क्या पढ़ाया हूं, केवल k q1 q2 बाई L², उसी की वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस करा रहा हूं। ठीक है, तो आपका सोच डेवलप हो इसके लिए कराया जा रहा है। मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको इतना डाइवर्सिफाइड कर दूं कि आप हर तरीके के प्रॉब्लम्स को करने लगो। ठीक है, अब जिसको जहां तक जाना है, किसी को बहुत ये चीज जरूरी नहीं है कि ये चीज करेगा तभी वो सेलेक्ट होगा, ऐसा नहीं है। जेई मेंस में बहुत सारे टॉप NITs हैं, वो बिना ये सब किए इजी क्वेश्चंस करके भी सेलेक्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहां किसको जाना है, कहां तक क्या करना है, वो आप पे डिपेंड है। ठीक है, तो चलो आज स्लाइड लेना था, स्लाइड के क्वेश्चंस। अच्छा बताओ जरा, कितने बच्चों ने स्लाइड के क्वेश्चन अपने से किए हैं? कितने लोगों से मतलब उसके 3-4 क्वेश्चन हो गए हैं? टेलीग्राम का कोई भी चैनल नहीं है भाई नोहित, मेरे पास कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है। ठीक है, आगे डिपेंड करेगा कि आप लोगों को जरूरत पड़ेगी तो मैं क्रिएट करूंगा। टेलीग्राम का मेरे पास कोई चैनल नहीं है, इसलिए मैं कोई आईडी नहीं दे पाऊंगा अभी आपको। अच्छा, आप लोग थोड़ा मुझे ये बताओ कि कहाँ कहाँ से हो यार, कभी तुम लोग से बात नहीं किया, टाइम ही नहीं मिलता, केवल पढ़ाने पढ़ाने में समय चला जाता है। आप लोग किस किस सिटी से हो, जरा एक बार चैट करो। कहाँ कहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं थोड़ा देखें। सिटी का नाम थोड़ा सा आप, बिहार, गया, यूपी, अरे वाह जमशेदपुर। कौन है भाई जमशेदपुर? मेरा जगह है भाई। फरीदाबाद, आगरा, सूरत, बहुत बढ़िया भाई। अच्छा लगा कि मैं पूरे भारत के लोगों के साथ हूँ, ये अपने में एक बहुत अच्छी बात लगती है। यही इस चैनल का या इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है। आगरा, दिल्ली, बिहार। तो बेटा ये बताओ कि अभी तो खैर मैं तीन ही दिन क्लास लिया हूँ, कुछ धीरे धीरे साहस बढ़ रहा है कि नहीं तुम लोगों का? लग रहा है कि नहीं हम लोग कुछ करने वाले हैं? अभी तो मंजिल बहुत दूर है, 3 ही क्लास लिया है, बट फिर भी एक होता है ना कि आशा, होप बहुत बड़ी चीज है, ये जान लेना। ठीक है, होप पूरी लाइफ भर में एक ही चीज अगर आप मेंटेन करके रखते हो, दैट इज होप। तो होप अगर आपके पास है तो आप कुछ भी कर ले जाओगे, अगर मेहनती हो तो, है ना। इसके लिए एक मूवी जरूर देखना। अगर अभी तो अब तो तुम लोग की पढ़ाई शुरू हो गई है, आगे बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, लेकिन एक मूवी देख सकते हो, वो है हॉलीवुड मूवी है एक, शशांक रिडेम्पशन। तो शशांक रिडेम्पशन एक मूवी है, शशांक रिडेम्पशन, वो आप देखना, आपको पता चलेगा कि HOP, होप, ये जो वर्ड है
इसका पूरे मूवी में यही चीज़ आपको एक सिग्निफिकेंट मिलेगा कि कितनी बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। चलो फिर कल मिलते हैं और कल से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी शुरू करेंगे। तो कूलम्स लॉ की आई थिंक डीपीपी आप लोग को अपलोड हो गई है, तो आप लोग अब उसमें ट्राई मारो। ठीक है, और एक दिन मैं डिस्कशन का टाइम रखूंगा, उसमें आप मुझे क्वेश्चंस बताना, मैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, तो डीपीपी डिस्कस भी करेंगे। तो आप लोग अब डीपीपी, पहली डीपीपी अगर प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज एंड कूलम्स पे है तो जरूर उसको चल के आप ट्राई करिए। मैंने बहुत सारे वेरिएशन बता दिए, 2-3 स्लाइड के क्वेश्चन बचते हैं, वो कल निपटाएंगे और कल इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू करेंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। बढ़िया से पढ़ो, साहस बना के रखो भाई।